आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम आपको ब्रसल्स का तीसरा बड़ा सिटी एंटवर्प दिखाएंगे। आपको हमने अभी तक गेंट दिखाया, ब्रसल्स दिखाया, ब्रुक्स दिखाया, एंटवर्प दिखाएंगे। उसके बाद न्यू ईयर आपको दिखाएंगे कि ब्रसल्स में कैसे सेलिब्रेट की जाती है, क्या सीन्स हैं। उसके बाद आपको लेके चलेंगे अपने साथ फिनलैंड की सैर पे। तो आज एंटवर्प जाने के लिए हम ट्रेन स्टेशन आ गए हैं। ये ब्रसल्स का फेमस नॉर्थ स्टेशन है। लोग हर तरफ की ट्रेन यहाँ से मिलती है। यहाँ पर दो ऑप्शंस होती हैं, या ट्रेन की या बस की। बस काफ़ी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ती होती है अगर आप एडवांस बुकिंग कराते हैं, लेकिन ट्रेन के टिकट्स एट द स्पॉट ट्रेन की भी महंगी मिलती हैं और बस की भी महंगी मिलती है। यूरोप में प्राइसेस बस की हो, ट्रेन की हो या एरोप्लेन की फ़िक्स नहीं होती। जैसे जैसे डेट आपके करीब आती जाती है उतनी ही प्लेन की टिकटें या बस की टिकटें या ट्रेन की टिकटें महंगी होती जाती हैं। तो अगर आपने यूरोप में ट्रैवल करना है तो उसे मैनेज करना, उसे प्रॉपरली प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि 3-4 जो यूरोप की कंट्रीज़ कवर करने का ख़र्चा हमारे नॉर्दर्न एरियाज जाने से कम ही होगा। ये बड़ा खूबसूरत सा इनका ट्रेन स्टेशन है। यहाँ से नीचे बसें जाती हैं और यहाँ से आप ट्रेन स्टेशन की एंट्रेंस है। आप अंडरग्राउंड एंट्रेंस से भी इंटर हो सकते हैं और बाहर वाली एंट्रेंस से भी इंटर हो सकते हैं। अब ये बसें आ रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों में जाने के लिए। शायद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये पूरे रेजिडेंशियल एरिया है और ये नॉर्थ स्टेशन की एंट्रेंस है। एंट्रेंस काफ़ी खूबसूरत है, जैसे आप देख सकते हैं। बड़ा बड़ा इन्होंने लिखा हुआ है नॉर्थ स्टेशन। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको कैफ़ेस और रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाते हैं ट्रेन स्टेशन के लिए। तो नाश्ता ज़्यादातर एक कैफ़ेस वगैरह पे या टेक अवे से पकड़ते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या फ्रेंच में होती हैं या फिर ये आपको दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश में बताते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि 2 लैंग्वेजेस हैं, आपको जो भी समझ आती है। ये कारफूर यहाँ पर है। ये ब्रांड ग्लोबली पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा भी काफ़ी छोटे मोटे ब्रांड्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टिकट लेंगे और टिकट के लिए को बंधा नहीं बिठाया उन्होंने, डिजिटल सिस्टम है। आप पैसे डालें और कोड वगैरह एंटर करें। आपने ब्रसल्स कभी भी आते हैं तो एक चीज़ आपने करनी है कि ट्रेन प्लस बाई कर लेना। 3 यूरो का बाई होता है। आपके पास ट्रेन प्लस की सब्सक्रिप्शन होती है तो आपको तमाम टिकटें कोई 30-40% डिस्काउंट पे मिलती हैं। तो आप एक दफ़ा ले लें, उसके बाद आपकी तमाम टिकट्स बहुत कंपैरेटिवली इजी प्राइस में मिल जाती हैं। यह टिकट मशीन है, यहाँ से हम टिकट परचेस करेंगे, डिटेल्स इंटर करेंगे और टिकट आपके पास आ जाएगी। पेमेंट हमने कर दी है, फिर टिकटें नीचे से प्रिंट होके निकल आएंगी। एक टिकट आ गई है और दूसरी टिकट भी आ गई है। ये जी हमने 2 टिकटें ले ली हैं, जाने की भी और वापस आने की भी। अब देखते हैं कि ट्रेन हमारी किस प्लेटफॉर्म से है और कब निकल रही है। ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 11 से जा रही है। 10:33 में 7 मिनट है, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं, आपको थोड़ा सा टूर करवाते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है न्यू ईयर पे, लोग कहीं कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। ये नंबरिंग्स हुई हुई हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो कैफ़ेज़ हैं। सैंडविच, बर्गर, कॉफ़ी, क्रोसान। आप देखें ये भी एक कैफ़े है, आपको लेफ्ट साइड पे भी कैफ़े हैं। तो थोड़ी सी प्राइसिंग ज़्यादा होती है इन जगहों पे, लेकिन क्योंकि आप जल्दी में होते हैं तो लास्ट मोमेंट पे इस तरह की कोई चीज़ पकड़ने में भी कोई मसला होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है कि मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश नहीं आती। वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको फ्रेंच आती हो, तो आपने कोई चीज़ पूछनी है तो या तो आप कोई देखने की कोशिश करें कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, या फिर ये हो कि
वो उससे पूछ लें कि आपको इंग्लिश आती है। तो और थोड़ा सा शाई भी हैं, यूरोपियन थोड़े शाई भी हैं इंग्लिश बोलने से। इंग्लिश को सिर्फ हमने माई बाप बनाया हुआ है कि इंग्लिश जिसको आएगी वही लायक बंदा होगा। फ़िनलैंड में भी है कि फिनिश बोली जाती है मैक्सिमम, यहाँ पर भी अपनी ज़बान को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अब ये हमारी ट्रेन यहाँ से जाएगी और ऑलरेडी अच्छा खासा क्राउडेड हो गया है एरिया। ये तकरीबन कोई 45-50 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमें 5.5 यूरो की टिकट पड़ी है, तो काफ़ी रीज़नेबल है। ये हमने ऑफ पिक टाइम के लिए, तो ऑफ पिक टाइम मतलब सुबह 6 से 9 तक पीक टाइम होता है, फिर शाम 6 बजे के बाद पीक टाइम ख़त्म, 4 से 6 पीक टाइम होता है। तो उस टाइम ट्रैवल करते हैं तो आपको 2-3 यूरो ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि हम उसके अलावा ट्रैवल कर रहे हैं, हमने सिटी एक्सप्लोर करना है, तो हमें को 2-4 यूरो कम ही देने पड़ेंगे। ट्रेन हमारी आ गई है जी, ट्रेन में बैठते हैं अब, उसके बाद पहुँच कर आपको दिखाते हैं इंटरवल ट्रेन यहाँ पे काफ़ी टाइम नहीं आती है। डिपार्चर है 10:33 पे, 29 पे ट्रेन पहुँच गई है। 3-4 मिनट यहाँ पे स्टे होगा, उसके बाद ट्रेन निकल पड़ेगी। ट्रेन तकरीबन खाली ही है, बाहर काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर इतना ज़्यादा रश नहीं है। ट्रेन अब खरामा चलना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, कि अगर आपकी फ़र्स्ट क्लास की सीट है तो आप फर्स्ट क्लास कैटेगरी में कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो अगर आप सेकंड क्लास की है तो आप सेकंड क्लास में कहीं बैठ सकते हैं। इंटरसिटी जो ट्रेन्स हैं उसमें सीट नंबर कोई भी नहीं है। ये बंदा आ गया है और ये सीट टिकट चेक कर रहा है। क्लास में बहुत कन्फ्यूजन है, तो बहुत से लोग गलत क्लास में बैठे हैं, तो वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में। QR स्कैन करते हैं और टिकट चेक कर लेते हैं। चलें जी, हम पहुँच गए इंटरवल। आधा घंटे का ट्रेन का सफ़र था। यहाँ की ट्रेन बहुत कंफर्टेबल होती हैं, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता और आप पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी पुराना ट्रेन स्टेशन है। यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए भी रूम्स बने हुए हैं। अगर आपने सर्दियों में ट्रेन का वेट करना है तो आप अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नशे ही यहाँ आराम कर रहे होते हैं। पैसेंजर्स कम ही नज़र आएंगे आपको। रात को नशे ही यहाँ आते हैं और अपना बुरा बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं अक्सर। नीचे उतरते हैं, ट्रेन स्टेशन देखते हैं थोड़ा सा। ट्रेन स्टेशन के बारे में बड़ी बातें सुनी हुई हैं यहाँ की, और उसके बाद हम निकलते हैं और सिटी एक्सप्लोर करते हैं। कुछ ख़ास नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा ट्रेन स्टेशन है। वही ट्रेन स्टेशन जहाँ पे मुझे ट्रेन टिकटिंग का ऑफिस में मिला है, जहाँ से आप टिकट फिज़िकली बाई कर सकते हैं। वरना यूजुअली यहाँ पर यही होता है कि आपने मशीन के थ्रू ही बाई करने। और यहाँ पर ATMs की बहुत किल्लत है, बहुत कम ATMs आप हर सिटी में मिलेंगे। यूजुअली ट्रेन स्टेशन पर या बहुत कोई क्राउडी प्लेस हो, वहाँ पर कैश का यूज़ तकरीबन यूरोप में ख़त्म हो गया है। अब देखें कितनी साइकिलिंग होती है यूरोप में, अपने एनवायरनमेंट को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी गाड़ियाँ नज़र आएंगी कि अल्लाह की पनाह है, लेकिन यहाँ पर आप देखें हर जगह साइकिल ही साइकिल नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पर सिटी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको टाइम शो हो रहा है। एक्चुअली क्रिसमस है तो ज़्यादातर कैफ़े रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हैं। छोटे मोटे स्टॉल से आपको खुले नज़र आ रहे हैं। बस हमने पकड़ ली है, 2.4 किलोमीटर ही एक स्टॉप ही है, अगला स्टॉप हमें उतर जाना है। तो देखते हैं। अब ये शहर में मुख्तलिफ़ टूरिस्ट ग्रुप्स आए हुए हैं टूर ऑपरेटर्स के थ्रू, तो ये लेके चल रहे हैं। साथ साथ सफाई भी हो रही है और ये साथ साथ आइसक्रीम भी मिल रही है। अब मुझे नहीं समझ रही ठंड में, इतनी ठंड में आइसक्रीम कौन खा रहा है। अब यूरोप में यहाँ पे मुफ्त में कोई किसी रुपये नहीं देता। चाचा यहाँ पर भीख ही मांग रहा है, लेकिन अपना टैलेंट वो शो कर रहा है कि मैं ये बजा सकता हूँ, तो लोग पैसे रखते जा रहे हैं। ये यहाँ का फेमस मेट्रो स्टेशन है और इंटीरियर आप इसका देखें, बहुत एस्थेटिक है, बहुत पुराना ये बना हुआ है। तो यहाँ से आपको ट्रेन ट्रैम सारी मिल सकती हैं। कॉन्सर्ट या इवेंट होने वाला है, उसके लिए ये तमाम तैयारियां हो रही हैं।
और जो ऊपर का आर्किटेक्चर है, कितनी उस पर डिटेलिंग की हुई है और कितना खूबसूरत है। और इस ट्रेन स्टेशन पर हमारे पाकिस्तान की फेमस स्टारबक्स आपकी कॉफ़ी भी है। स्टारबक्स की इंतहाई को थर्ड क्लास कॉफ़ी होती है इनकी, ना कोई टेस्ट ना कुछ, लेकिन वही वाली बात है, हाइप्ड, ओवर हाइप्ड। और एक चीज़ बेल्जियम में आप कहीं पे भी चले जाएं, हर जगह आपको मिलेगी, वो है इनके वेफल्स। मुझे बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। ग्लोबली फेमस है, तो शायद एक बंदे की ओपिनियन इतनी मैटर नहीं करती। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि अगर आपने किसी शहर के बारे में जानना है तो आपको वहाँ के नक्शे की नहीं, वहाँ के लोगों की और दर व दीवार की आवाज़ सुननी होती है। तो आज हम मैप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोगों के दरमियान चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि शहर कैसा है, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं, और इसी तरह इस शहर को जानने की कोशिश करेंगे। इस ट्रेन स्टेशन में मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है। यहाँ एक तरफ क्रिसमस ट्रीज लगी हुई हैं, क्रिसमस की सेलिब्रेशन हो रही हैं, और है भी बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन। आप देखें कितने ज़्यादा फ्लोर्स इसके हैं। जो इसका ट्रेन स्टेशन का फ्रंट है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आप देखें कितना प्यारा व्यू है, और इसके साथ जो म्यूज़िक का एसेंस तड़का चाचा लगा रहा है, उसकी तो क्या ही बात है जी। यहाँ पूछने में पता लगा है कि यहाँ करीब में कोई ज़ू है, तो पहले देखते हैं ज़ू के क्या सीन्स हैं, ज़ू का चक्कर लगाते हैं। लेकिन अभी तक तो मुझे ये ट्रेन स्टेशन ही इम्प्रेस करता जा रहा है। अब हमने लोकल लोगों से पूछा है, तो वो कह रहे हैं कि जो मेयर स्ट्रीट है वो अगली लोकेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो चलते हैं मेयर स्ट्रीट की तरफ, रास्ता पूछते पूछते पहुँचेंगे हम वहाँ पे और देखते हैं कि वहाँ क्या सीन्स हैं। एक चीज़ जो मैंने और नोटिस की यहाँ पर, शायद यहाँ की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ज्वेलरी शॉप बहुत ज़्यादा हैं। ये पूरी जो गली है, मुझे लग रहा है कि सराफा बाज़ार में आ गया हूँ, पिंडिया इस्लामाबाद के। तो ट्रेन स्टेशन से यहाँ तक मैंने 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र किया है, और दोनों राइट और लेफ़्ट पे आपको सिर्फ गोल्ड की दुकानें नज़र आएंगी। तो जो मेरी बहनें अपने मियाँ के साथ यहाँ पे आएँ, मेक श्योर करें कि खावन का बटवा ज़रा हल्का ज़रूर कराएं यहाँ से। बेल्जियम में मुझे किसी चीज़ ने मुतासिर किया हो या ना किया हो, यहाँ के एस्थेटिक्स और कैफ़ेस उनकी और उनकी लाइटिंग ने बहुत इम्प्रेस किया है। अब आप देखें कितनी एस्थेटिक लाइटिंग हुई है, बंदे का कुछ खाने का दिल ना भी कर रहा हो, बंदा वैसे ही बैठ जाए। हर कैफ़े की जो वाइब है वो डिफरेंट है, और बंदे का दिल करता है यार यहाँ पर बैठ जाए और इन्जॉय करे। बेल्जियम में पिज़्ज़ा हट मुझे लगता है बहुत फेमस है। जहाँ पर मैं गया हूँ, पिज़्ज़ा हट की कोई ना कोई ब्रांच मुझे ज़रूर नज़र आई है। अब यहाँ पर काफ़ी टाइम से रेड लाइट हुई है, तो आप देखें कितनी लंबी क्यू लगी हुई है, और लोग क्रिसमस की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। बेल्जियम के तमाम शहरों में देखा कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, लेकिन मेरे ख्याल सबसे कम यहीं पर थे, क्योंकि बाकी तमाम शहर थोड़े से बड़े भी हैं और बिल्कुल वो फुल भी थे। ये एरिया थोड़ा सा, सिटी छोटा है, लेकिन फिर भी इतना क्राउड नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। यहाँ का सेंटर है, और यहाँ जो मुजस्समा लगा हुआ है वो डेविड टेनिस 2 का लगा हुआ है। ये एक फेमस पेंटर थे जिनकी याद में ये मुजस्समा उस ज़माने में बनाया गया था, और आज तक इसी तरह कायम दायम है। यहाँ में बहुत ज़्यादा क्रेन्स नज़र आ रही हैं, तो वो पुराना जो आर्किटेक्चर है उसको तो प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। हर दूसरी साइड मुझे कोई ना कोई बड़ी क्रेन नज़र आई है। पूरे पैसे इस व्यू के ही हैं।
अब इसी आर्किटेक्चर को देखने के लिए सारे लोग आए हुए हैं। पूरे बेल्जियम में एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है इनका आर्किटेक्चर। इसी वजह से इन्होंने दुनिया को रूल भी किया और अभी भी ये यूरोप का दिल माना जाता है। तमाम बड़े फैसले यहीं पर ही होते हैं। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है दोनों कैथेड्रल का, और साथ में एक फिश मार्केट भी लगी हुई है। यह यहाँ का फेमस मायर स्ट्रीट है। राइट और लेफ्ट पे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स नजर आएंगे और ये सेंटर है, और बाकी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। जिन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व कर सकते थे उनको वो प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन जिन बिल्डिंग्स आउटडेटेड हो गई हैं उनकी जगह पर उन्होंने न्यू कंस्ट्रक्शन भी की हुई है। तो ये हमारे बैकग्राउंड में हमारी आंटी की आवाज़ आ रही है, पंजाबी में बोल रही हैं। तो पहले मुझे पाकिस्तानी या इंडियन नज़र आए हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, वरना ज़्यादातर फॉरेनर्स ही हैं। यहाँ पर बिल्डिंग के रूल्स काफ़ी सख्त होते हैं यूरोप में। आप काउंसिल की मर्ज़ी के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना ही आप डिमोलिश कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जिसका जो दिल में आता है वो करता जाता है, और किसी दिन गवर्नमेंट की आँख खुलती है और गवर्नमेंट जिसने अप्रूवल दी होती है वो उस पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश कर देते हैं। यहाँ पे लड़का भी पियानो बजा रहा है, बहुत खूबसूरत बजा रहा है। ये यहाँ का फेमस कैथेड्रल है। ये बेल्जियम की फेमस क्रिसमस मार्केट है। यहाँ पर हनी और इनके ट्रेडिशनल चीज़ें भी मिल रही हैं। शहर को समझने के लिए मैप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि शहर की आवाज़ सुनना ज़रूरी होती है। आपने बस चलना होता है, दरो दीवार को महसूस करना होता है, और शहर अपने आप सारे राज आपको बता देता है। इसीलिए आज हम भी सिर्फ चल रहे हैं बग़ैर किसी मैप के, और शहर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते जा रहे हैं। लगता तो आपको तो लग रहा होगा मैं कोई फ़लसफ़ा या बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मैंने किसी किताब में पढ़ी थी और आज इसको मैंने खुद करके महसूस भी कर लिया है। आप भी अगली दफ़ा किसी टूर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ोन और मैप से दूर बस आपने लोगों के दरमियान चलना है और दरो दीवार के आहटे और आवाज़ों को महसूस करना है। साथ में क्रिसमस ये स्टॉल सारे लगे हुए हैं, और साथ में उन्होंने यहाँ बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। उस पर भी बड़ी खूबसूरत लाइटिंग की हुई है। बेल्जियन बियर, चॉकलेट और वेफल्स, चाहे क्रिसमस मार्केट हो या कोई स्टॉल, हर जगह ही आपको नज़र आएंगे। ये स्टॉल मुझे थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, ये आपके हैंगर वगैरह की चीज़ें हैं, उस पर आप पिक्चर्स अपनी लगा सकते हैं। आप पिक्चर खिंचवाएंगे, वो इस तरह आपको फ्रेम करके देगा। उसके अलावा भी अगर आप पिक्चर खिंचवाते हैं अपने या अपने नाम का भी आप वो प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ से आपके नाम का की चेन प्रिंट हो जाएगा। और ये यहाँ पर हनी और उस तरह की बाकी चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ पर एक खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री भी लगाया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू भी यहाँ पर आ रही है। ये झंडे लगे हुए हैं। एक ब्रसल्स का अपना झंडा है, एक फिलेंडर का है। यहाँ पे छोटी छोटी स्टेट से मिलकर बेल्जियम बनता है। तो यहाँ पर 3-4 ऑफिशियल इनके फ्लैग्स हैं। यहाँ पे एक बहुत प्यारा म्यूज़िक चल रहा है, और इस व्यू के साथ ये म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा अलाइन कर रहा है। यहाँ पर एक आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर लोगों ने क्रिसमस विशेस लिखी हुई हैं, अपनी अपनी ज़बानों में लिखी हुई हैं, और ये पूरा दरख्त विशेस से भरा हुआ है। जहाँ तक जगह है लोगों ने विशेस लिखी हुई हैं। यहाँ पे भी बहुत एस्थेटिक कैफ़े है, और इनकी अच्छी बात यह है कि हर किसी ने मेन्यू लगाया हुआ है और रेट्स मेंशन्ड है, ताकि आप मेन्यू चेक करें, कोई चीज़ आपको पसंद आती है आप बैठे ऑर्डर करें, और आपको प्राइसिंग का पहले ही आइडिया हो, ताकि कस्टमर का टाइम भी बचे और रेस्टोरेंट का अपना टाइम भी बचे। तो थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, कुछ खाते हैं,
फिर आपको बाकायदा सिटी हम विज़िट करवाते हैं। ये पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाया हुआ है कि ये पुराना किस तरह हुआ करता था और 2022 में इस जगह को अर्बन डेवलपमेंट के ज़रिए किस तरह कन्वर्ट किया गया है। हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हुए, उस बिल्डिंग के एसेंस को प्रेजेंट करते हुए किस तरह इसको चेंज किया है। ये इसकी पुरानी बिल्डिंग है। इसी तरह 2022 में इसको भी चेंज किया गया है। यहाँ पर हमें एक सिंगापुर की लड़की मिली है, उसने मास म्यूज़ियम का बताया। वो कह रहे कि उसका रूफ टॉप बहुत प्यारा है। कैमरा शाई थी, वो कहते हैं कि मैं व्लॉग्स बड़े शौक़ से देखती हूँ, तो चैनल मुझे दो, मैं व्लॉग देखूँगी। लेकिन वो व्लॉग में आना नहीं चाह रही थी, लेकिन कुछ रिकमेंडेशन हमने उनसे भी ले ली हैं। चलिए जी, खाना शाना हमने खा लिया। अब देखते हैं जो प्लेसेस थोड़ी बहुत रह गई हैं सिटी में, उनको एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। अब यहाँ से पोर्ट का एरिया तकरीबन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर जब पहले पुरानी कश्तियाँ ऑफलोड होती थी तो यहाँ पर एक गोडाउन बने हुए थे, लेकिन अब उन्होंने इसको भी हेरिटेज में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ से गोडाउन, यहाँ से पोर्ट का एरिया स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और ये पुराने गोडाउन थे। अब उनको भी उसी तरह का आर्किटेक्चर रख के उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट ने प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा जी, ये पोर्ट का एरिया है। अब उन्होंने यहाँ पर काफ़ी नई कंस्ट्रक्शन कर ली है और ये आप मैं लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, ये म्यूज़ियम है जिसके रूफ टॉप से आप पूरा सिटी का व्यू देख सकते हैं। हम भी जाते हैं, टिकट लेते हैं और म्यूज़ियम के टॉप फ्लोर से देखते हैं कि व्यू कैसा है सिटी का, और आपको भी दिखाते हैं ब्रुक पोर्ट से ब्रुक्स का व्यू कैसा है। लेफ़्ट साइड पे म्यूज़ियम है और ये राइट साइड पे कुछ प्राइवेट बोट्स वगैरह डॉक हुई हुई हैं। अब मेरे ख्याल से जो इनका ओरिजिनल पोर्ट है वो तो कहीं और शिफ्ट कर दिया उन्होंने। यह सिर्फ लोगों की प्राइवेट यॉट्स और बोट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो ग्लास लगी हुई है ये बहुत डिफरेंट टाइप की ग्लास है। बंदे को एक टाइम के लिए लग रहा होता है कि बंदा हेलुसिनेट हो रहा है। यहाँ पर एक डांस फ्लोर बना हुआ है, बच्चे बड़े सारे डांस कर रहे हैं। अब आप देखें बच्चे किस तरह अच्छी तरह नाच रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं। ये इसका फर्स्ट फ्लोर था, अब हम सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है व्यू और ख़ूबसूरत होता जा रहा है। ये म्यूज़ियम में मुख्तलिफ़ चीज़ें, किस्म की अक़साम की चीज़ें रखी हुई हैं उन्होंने। जो चीज़ें उनकी पहले इस्तेमाल होती थी उन्होंने प्रिजर्व की हैं, उसके साथ टैग्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये जो पुरानी चीज़ें हैं उनके साथ उन्होंने उनको प्रॉपर सेफ्स में रखा हुआ है ताकि उनको टच ना करें लोग और ख़राब ना करें। और ये उनका पुराना नक्शा, ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, आप ये पढ़ सकते हैं। मैं इस पूरे को पढ़ना नहीं चाह रहा। इस तरफ भी उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, कैटेगरीज मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हुई हैं। हर कैटेगरी में अलग अलग चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। लिबास वगैरह लगे हुए हैं किंग के, और उस ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारे वैरायटी हैं। कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। छोटा छोटा मैं आपको जल्दी जल्दी जो चीज़ें दिखा सका वो दिखा रहा हूँ। और ये पेंटिंग्स हैं और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हमने प्रिजर्व की हैं ताकि नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए दिखाया जा सके। ख़तरनाक किस्म की मौजूद इसमें। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है व्यू काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। ये पोर्ट का व्यू है एक साइड पे जो हमने आपको अभी भी दिखाया, और एक तरफ समंदर है, सी है, और अभी म्यूज़ियम का एक और फ्लोर अभी बाकी है। One day you will see my videos. Yeah? Great. You will subscribe me, right? Yeah, of course. Yeah, actually, she said if I see it, I subscribe. With card or... No, I'm not getting any card or anything. I'll write down your name and we look it up tonight. Sure, sure. What's your name? What's your name? Clara. Clara. Nice to meet you. How old are you? 7. Sir, are you 7? 7. Okay. Are you shy from the camera? No? Here for the camera.
Are you shy for the camera? A little bit. Little bit shy. You want to be a vlogger? You want to be You a like- vlogger? Okay, so then you should not be shy from the camera, right? She's not really shy. Just a little bit. What's your name? Let me look it up. Sure, I will put it here. तो वो उनकी एक बेटी है, वो ब्लॉग्स वगैरह बनाने पसंद करती है। वो कह रही कि मुझे मैंने देखा नहीं इस बंदे को, तो मैंने कहा इंशाल्लाह एक दिन देखोगी। तो देखें वो इंशाल्लाह वो दिन कब आता है। एक तरफ बहुत खूबसूरत स्काईलाइन है, दूसरी तरफ ये पोर्ट है और तीसरी तरफ ये व्यू। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो मंज़र है, इंतहाई खूबसूरत शहर। नीचे ये पोर्ट का, ये प्राइवेट पोर्ट का एरिया, ये आपका पूरा सिटी और तीसरी तरफ ये सारा समंदर और साथ कुछ चीज़ें भी रखी हुई ताकि आपको पूरे समंदर की फील भी आए। Una postal. ये पूरा सिटी, Esta me gustó. Esta ये इसके व्यू está preciosa. और उधर देखें सूरज गरूब होता हुआ। ये पूरे सारे पैसे इसी व्यू के ही हैं। आहिस्ता आहिस्ता शाम और ठंड दोनों बढ़ती जा रही हैं। तो चलते हैं सेंटर की तरफ, देखते हैं नाइट लाइफ यहाँ भी कैसी है और फिर पकड़ते हैं ट्रेन और वापस चलते हैं बसेस। इस म्यूज़ियम की ख़ास बात ये थी कि सिर्फ एक आध सेक्शन है जिसके लिए आपको टिकट रिक्वायर्ड है, वरना आप 80 to 90% ऑफ द म्यूज़ियम देख सकते हैं विदाउट किसी टिकट के। और टिकट भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, 6-7 यूरो का टिकट है। अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्टेड हैं, हर चीज़ देखना चाहते हैं, तो टिकट लेना वर्थ बाइंग है, वरना आप टिकट खर्च छोड़ें, व्यूज़ इंजॉय करें। पहले क्योंकि यहाँ पे पोर्ट होता था तो ये तमाम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, उन्हें कमर्शियल बिल्डिंग्स में कन्वर्ट किया गया था। यहाँ पे ऑफिसेस वगैरह होते थे, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि पोर्ट शिफ्ट हो गया है तो ये जो तमाम ऑफिस स्पेसेस थी, ऑफिस स्पेसेस की ज़रूरत नहीं है, तो इन तमाम को फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये सारे अब अपार्टमेंट्स हैं। लेकिन ये जो म्यूज़ियम की बिल्डिंग है उसकी जो कंस्ट्रक्शन टाइप है और स्पेशल ग्लासेस ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है, लोगों का रश भी बढ़ता जा रहा है, कैफ़ेस वगैरह पे लोग बैठना शुरू हो गए हैं, ज़्यादातर बार्स का भी लोग रुख कर रहे हैं। सोलो ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा मसला क्या है पता है मुझे? हालांकि सोलो ट्रैवल करना बहुत पसंद है सोलो ट्रैवलिंग में, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप ही कोई ढंग की तस्वीर नहीं आती। आप वीडियोग्राफी पर, बाकी चीज़ों पर फोकस करते रह जाते हैं और पूरे टूर पर आपकी कोई भी तस्वीर नहीं होती। इस पूरे टूर, बेल्जियम के टूर पर हमने हालांकि 4-5 मेजर सिटीज़ एक्सप्लोर की, सिवाय एक सिटी में मेरी कहाँ तस्वीर होगी, वरना कोई भी तस्वीर आप ले नहीं पाते। ये एक पोस्टल कार्ड की शॉप है। पोस्टल कार्ड में सबसे बड़ा मसला क्या है पता है? पैगाम तो पहुंच जाता है लेकिन बात अधूरी रह जाती है। अरबियों ने इतना कबाब खिलाया, अरबियों और तुर्कों ने यूरोप को, लेकिन हम अभी तक अपनी कोई मेजर डिश पूरी यूरोपियन मार्केट में पेनिट्रेट करने से कासिर हैं। हालांकि हमारे डिशेस उनसे 1000 गुना बेहतर और ज़्यादा डिलीशियस हैं, लेकिन क्योंकि वो पहले आए हैं तो मार्केट उन्होंने काफ़ी हद तक पेनिट्रेट की हुई है।
लेकिन इस सिटी में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, एक तो उनका म्यूज़ियम था, दूसरा ये ज्वेलरी की शॉप्स थी। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी यहाँ पे लगी हुई है। अगर आप कभी आएँ और आपने ज्वेलरी लेनी है तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अक्सर ऐसे टूर्स पे आपको बड़ी भूख लग जाती है, बजाय कि आप कुछ भी खा लें, बेहतर है कि आप इसी तरह किसी सुपर मार्केट में आएँ, यहाँ से कोई फ्रूट ले लें, कोई प्रोटीन बाहर ले लें, कोई चीज़ हेल्दी ले लें, बजाय कि आप बाहर का जंक खाएं। उससे बहुत बेहतर है कि आप यहाँ से कुछ हेल्दी ऑप्शन ले लें। जैसे बनाना, मैं 2 बनाना यहाँ से लूँगा और ये पकड़ते हैं और जाते हैं। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी हैं, आपने वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं वापसी की तरफ। इतना खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है और अब तमाम कैफ़े रेस्टोरेंट लोगों से खचाखच भर चुके हैं और हर स्टॉल पे अच्छा खासा रश नज़र आ रहा है। हमारे अक्सर लोग सवाल करते हैं कराची या लाहौर के हालात कब ठीक होंगे, कब ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, कब सड़कें ठीक होंगी। उसका आसान सा जवाब हैगा, कभी नहीं होंगी। ये 40-50 हज़ार की आबादी का सिटी है। यहाँ पे भी उन्होंने अंडरग्राउंड ट्रैम, रेल, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बिठाया हुआ है ताकि ट्रैफिक में डिस्ट्रप्शन ना हो। हमने 2.5-3 करोड़ के शहर आबाद कर लिए हैं, ना हमने वहाँ पर कोई प्लानिंग की, टाउन प्लानिंग की है, ना हमारा कोई करने का इरादा है। तो इतने बड़े बड़े सिटीज़ में अब मेट्रो, ट्रेन या ट्रैम बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आसान सा जवाब उन तमाम चीज़ों का यही है कि जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे वो मसाइल कभी भी नहीं ठीक होंगे। 40 मिनट लगे हमें और हम आखिरकार ब्रसल्स पहुंच गए हैं। फ़ोन की चार्जिंग की अपडेट ये थी कि हमने अपनी टिकट अपग्रेड करा ली थी फर्स्ट क्लास में, तो फ़ोन आराम से वहाँ पर चार्ज हो गया था। मुझे आइडिया नहीं था कि फ़र्स्ट क्लास में सर्विसेज अवेलेबल है चार्जिंग की, क्योंकि फ़िनलैंड में जब ट्रेन्स होती हैं उसमें यूजुअली चार्जर्स होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे होते ही नहीं होंगे, लेकिन पता लगा कि आप फर्स्ट क्लास में अगर अपग्रेड कराते हैं तो आपको चार्जिंग फैसिलिटी मिल सकती है।